मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ, या कहा जा सकता है एनटीएससी, है ना, क्योंकि हम लोग क्या करें, एनटीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। हमने एनटीएससी का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप उसके वीडियोस एक्सेस कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में से, एनटीएससी सैट सोशल साइंस। ऑरेंज कलर का थंबनेल आपको दिख जाएगा, है ना। एनटीएससी वाले पे जाओगे ना, आपको तो शुरुआत में कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, नीचे शो मोर करोगे तो उसमें आपको सोशल साइंस का पार्ट भी दिख जाएगा, है ना। वीडियो सफिशिएंट है, आपको उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आता भी है उनसे बाहर तो कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज अभी तक जितने किए हैं उसमें ये समझ में आया है कि यार क्वेश्चंस पुराने ईयर्स में से भी काफी ज्यादा बैठ रहे हैं, है ना। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ में भी आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। आइडिया पता होना जरूरी, नहीं तो फिर रटते रहो और पता नहीं पूछ किसी और तरीके से ही ले तो फिर वो गड़बड़, है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन के पैटर्न देखो, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं ये देखो, और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, तो बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, एग्जाम तक हम क्वेश्चन करने वाले ढेर लगा देंगे, बिल्कुल। मतलब इससे बाहर तो फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आप कर लोगे आसानी से, इतना मुझे भरोसा है, अगर आप मेरे दिए हुए कंटेंट को अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक, पहले क्वेश्चन की बात कर लें। 2016-17 का पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि 2016-17 या फिर सैट कहा जाए या स्टेज 1 कहा जाए, तो स्टेज 1 जो है वो अपना सारा का सारा जो होता है, क्या कहते हैं, स्टेट लेवल पे होता है ना। नेशनल लेवल पे स्टेज 2 होता है, तो स्टेज 1 किस लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, पहले आप स्टेज 1 क्लियर करोगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेज 2 की बात करेंगे। तो स्टेज 1 के लिए है ये सारी चीजें आपके पास में, और हर स्टेट अपना अपना अलग अलग पेपर बनाता है। तो 2016-17 में भी बहुत सारे पेपर्स हैं, लेकिन सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसे पेपर्स उठा रहे हैं जिसमें से सर देखा गया है कि मोस्टली क्वेश्चंस पुराने में रिपीटेड है, या फिर इनके क्वेश्चंस आने वाले पेपर्स में रिपीटेड है ना। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आ सकते हैं, उन्हीं को हम कर रहे हैं। और इन पेपर्स में से भी सारे क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ही होते हैं। जैसे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, है ना। तो फिर वो हमको, जैसे अब 2016-17 के, तो फिर हमको उस चीज से मतलब नहीं ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो हम रिसेंट वाले जो आ सकते हैं वो करें, बाकी आप करंट में अगर कुछ आ जाता है जैसे प्रेसिडेंट वगैरह, तो ये तो हमको याद रहता ही है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं हमको, है ना। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्राजील कब डिस्कवर हुआ। एक और बात बता देती हूँ, हर वीडियो के साथ में बताती हूँ कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो क्या पूछ लिया, बनेगा ही नहीं, मेरे को तो आएगा ही नहीं, ये तो बहुत सारे नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो अलग से पूछे गए हों। जैसे ब्राजील कब डिस्कवर हुआ, ये आपके पूरे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन पेपर में पूछा है ना, क्योंकि नॉलेज का क्वेश्चन है ना। तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन क्या करना है कि यहाँ देख रहे हो आज नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको, तो फिर आपको अगली बार याद रहना चाहिए। अगर पेपर में आ जाता है तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं, अभी आप कोशिश ये करो कि आप सारे क्वेश्चन कर लो, है ना। आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं या मैम की वीडियो में ये टॉपिक्स थे, तो फिर आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से सोचने की कोशिश करना, फिर आंसर देखना, ठीक। ब्राजील कब डिस्कवर हुआ था, तो बेसिकली ब्राजील जो है वो डिस्कवर हुआ था अराउंड 1500। पोर्टुगीज ने डिस्कवर किया था। पोर्टुगीज जब घूमते घुमाते ब्राजील तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी ट्राइब्स वहां पे रहती हैं, है ना। बहुत सारे जिबाकू करके ऐसे बहुत सारी ट्राइबल पीपल है जो वहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद में ब्राज़ील को ऑफिशियली कहा जाए तो डिस्कवर किया गया था कब, 1500 में, है ना। 1500 में ब्राज़ील क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैग्ना कार्टा और द ग्रेट चार्टर, है ना। ग्रेट चार्टर जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, इट वाज साइंड इन, कब साइन हुआ था ये, तो पहले तो देख ले कि मैग्ना कार्टा होता क्या है ना। तो बेसिकली मैग्ना कार्टा एक चार्टर है ना, जिसमें ऑफिशियली ये ऐसा कहा गया कि किंग या फिर रॉयल पावर लॉ से ऊपर नहीं है ना।
ऐसा देखा जा रहा था कि लॉज बनाने के बाद में भी जो किंग्स हैं वो लॉज को वायलेट कर रहे थे, अपनी पावर्स से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, या अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे। जो ऑफिशियल्स थे वो कानून से खुद को ऊपर समझने लगे थे, जिसकी वजह से देश की फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए मैग्ना कार्टा या रॉयल चार्टर या ग्रेट चार्टर जो है वो साइन किया गया था, जिसमें कहा गया कि कोई भी इंक्लूडिंग किंग एंड इट्स ऑफिशियल आर नॉट अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। किंग, उनके ऑफिशियल्स के ऊपर भी कानून लागू होता है। जो कानून ऑर्डिनरी सिटीजन के ऊपर लागू हो रहा है वही कानून किंग्स के ऊपर भी लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब ऑफिशियली साइन किया गया था? इट वॉज साइंड इन 12 जून 1215, है ना। तो ये इस समय पे इसको क्या किया था? साइन किया था। ठीक, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिबीस कॉर्पस एक्ट वॉज पास्ड इन। हिबीस कॉर्पस एक्ट कब पास किया गया? तो फिर से ये पास किया गया उसको हम समझेंगे, लेकिन होता क्या है ये समझते हैं। तो ऐसा देखा जाने लगा कि एक बार किसी बंदे को प्रिजन में लेने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, या कई बार कोई विक्टिम मतलब कोई गिल्टी नहीं है, है ना, कोई इनोसेंट भी है, तब भी उसको इनफाइनाइट इम्प्रिजनमेंट दे दिया या ज़बरदस्ती इम्प्रिजनमेंट दे दिया, है ना, या बिना वारंटी के उसको इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव्स है ना, एग्जीक्यूटिव्स में देख, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? पुलिस, है ना, जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो किसके अंदर आता है? एग्जीक्यूटिव में, जो लॉस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, है ना। तो ऐसा देखा गया था कि पुलिस को ऐसा जब बताया गया कि पुलिस जो है वो लोगों को इम्प्रिजन कर सकती है या फिर जेल में बंद कर सकती है, तो पुलिस अपने आप को ऐसा समझने लगी कि हम तो किसी को भी अब इम्प्रिजन कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़राब हो गई। जो गिल्टी नहीं था, जो इनोसेंट था, है ना, उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता बिकॉज ऑफ सम बिग पावर्स, है ना। कोई नेता के लोग जो है वो पुलिस को फोर्स करते, फिर पुलिस अपने आप को नेता के चेले बताते हुए लोगों को जेल में बंद कर देती, है ना। तो ऐसी चीज़ें देखी जाने लगी थी, जिसके बाद में हिबीस कॉर्पस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, पास किया गया इन 1679। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1679 में, जिसमें बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पुलिस से भी, मतलब जब ट्रायल होगा, यानी कि जैसे आपने किसी को जेल में बंद कर दिया या फिर किसी को भी आपने वारंट दिखा के आप उसको लेके आए हो, है ना, पुलिस की भी पूरी गाइडलाइंस है कि आप किसको कैसे अरेस्ट कर सकते हो, है ना। तो जब आप उसको लेकर आए हो, किसी को वारंट दिखा के लेके आए हो, तो फिर पुलिस को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों उठाया है। जब अगले दिन मतलब विदिन 24 घंटे जब उसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी, तो फिर पुलिस को बताना पड़ेगा कि क्या किस कारण से उसको लाया गया है ना। ऐसा नहीं मन मर्जी से कुछ भी नहीं किया जा सकता। बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट कब हुआ, है ना। तो बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट क्या है ये समझ लेते हैं। तो हुआ यूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश की जो पावर्स थी, जिन्होंने अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बना रखी थी, यानी कि अलग अलग देशों को कॉलोनी बना रखा था, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने एक टी एक्ट पास करा, जिसमें उन्होंने बोला कि हम कहीं से भी किसी भी कॉलोनी में से टी लेकर, है ना, कॉलोनीज में से टी लेकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, है ना, या फिर कहीं पर भी बेच सकते हैं या खुद को इम्पोर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, है ना। ये सारा हम कुछ कर सकते हैं। और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि जो सस्ते दाम में टी लेके जाते हैं जिसकी वजह से हमको टी नहीं मिलती, उन कॉम्पिटिटर्स को भी हटाने का मौका इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला, या ब्रिटिशर्स को मिला, या ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ये कह सकते हैं हम, है ना। तो जिसकी वजह से जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे, है ना, ये ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे, है ना, जो ब्रिटिश वाले एरिया के जो लोग थे, जो अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बना रखी थी, ये वो थे। लेकिन बहुत सारे अमेरिका के भी लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बना रखी थी, तो फिर वो भी वहाँ से टी लेके आते थे। अब कॉम्पिटिटर ही अगर हट जाएंगे तो यानी कि कौन कॉम्पिटिटर? अमेरिकन कॉलोनिस्ट भी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा आया। तो एक बार जब टी को लेके जाया जा रहा था बाय शिप, ब्रिटिशर्स जब बाय शिप टी को लेके जा रहे थे, तो अमेरिकन कॉलोनाइजर्स जो थे वो उस जहाज़ में चढ़े और फिर सारी की सारी टीज़ जो है वो उठा के कहाँ पे फेंक दी? पानी में फेंक दी, है ना। मतलब उन्होंने ऐसी पार्टी की कि पानी में उठा के सारा कुछ फेंक दिया। कौन सी जगह, क्या जगह थी वो? बॉस्टन जगह थी, है ना। तो उसको बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ये बात कब की है? ये बात है 1773 की। ठीक है, राइट आंसर इज 1773।
अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन, अमेरिका को कब डिस्कवर किया गया था? तो अमेरिका को बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। ऐसा नहीं था कि अमेरिका कभी था ही नहीं और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जमीन के टुकड़े ला ला के अमेरिका बनाया, ऐसा नहीं। डिस्कवर करना मतलब वो एक अलग हिस्सा हुआ करता था जहाँ पे लोग नहीं जाते थे और लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसी चीज़ भी है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहाँ पे पहुँचा, उसने देखा कि यार यहाँ पे तो लोग रहते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, पोटैटो वगैरह की खेती भी होती है यहाँ पर, है ना, और यहाँ के लोग कहीं जाते नहीं है यहाँ से, ठीक। तो फिर उसने वो डिस्कवरी की कि यहाँ के लोग भी यहाँ भी रह रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है ना। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। कब की बात है ये बात है 1492 की, ठीक है, समझ में आया। हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पिता कौन कहे जाते हैं? तो हेरोडोटस जो थे वो हिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं। हेरोडोटस ने सिर्फ ग्रीस ही नहीं, ग्रीस के अलावा जो ईस्ट एशिया है, इजिप्ट है, इसके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है। और ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने झूठी झूठी बातें भी कही है, लेकिन ये जो हेरोडोटस है, इनकी राइटिंग्स को आप बहुत ही रियल मान सकते हो। इनको बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में पता थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रियल चीज़ें जो है वो बताई हैं पूरी दुनिया को, है ना। तो इतिहास के पिता जो है वो कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस कहे जाते हैं। क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर? हिटलर ने बहुत सारे कारनामे भी किए और खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद की जीवनी लिखना, मतलब खुद के जीवन के बारे में खुद से लिखना। ऐसे मेरे जीवन के बारे में कोई और लिखता है तो दैट इज बायोग्राफी, है ना, लेकिन मेरे जीवन के बारे में अगर मैं खुद लिखती हूँ तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, है ना। खुद के बारे में मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। तो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? इट इज मैं काम्फ, ठीक है। क्या है? मैं काम्फ, ऐसे मतलब इसको प्रोनाउंस अगर आपको करना है तो ये लिखा ना, MAYN को क्या पढ़ोगे आप? मेन, है ना। और काम्फ तो काम्फ जैसे ही है ना, काम्फ पढ़ते ना, काम्फ, है ना। तो इसको मेन मत पढ़ना, इसको मेई बोलते ना, मेई काम्फ जो है वो क्या है? एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। मैम सोशल पढ़ाते पढ़ाते प्रोनाउंसिएशन भी सिखाने लगे, ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो स्पेलिंग है वो प्रोनाउंसिएशन से ही बनती है ना। प्रोनाउंस ही गलत करेंगे तो स्पेलिंग में गलत लिखेंगे, ठीक। द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो बनी थी? तो इट वॉज इन 1707, है ना। 1707 में ग्रेट ब्रिटेन की पहली बार जो है वो पार्लियामेंट बनी थी, ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड बाय, इनमें से किसने पूरे वर्ल्ड का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? तो जाहिर सी बात है इंडिया में तो बहुत बाद में सारी चीज़ें हुई, उसके पहले USA जर्मनी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी ऑलरेडी, है ना। तो जर्मनी में सबसे पहला वर्ल्ड का न्यूज़पेपर बना था, फिर वेनाइस वगैरह में शेयर हुआ था। बहुत सारी राइटिंग्स थी वॉर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। जर्मनी यूजुअली वॉज इन्वॉल्व इन सो मैनी वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह सब में जर्मनी जो है वो रहा है। एंड इनिशियली फ्रांस के साथ साथ में, मतलब यूरोप में जब रिवॉल्यूशन आए थे, अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिसमें रिवॉल्यूशन आए थे, मतलब शुरुआती कुछ देश थे जिसमें इंडिपेंडेंस लिया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उनमें से एक कौन थी? जर्मनी भी थी, ठीक है। तो जर्मनी हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहली सेंसस मतलब जनगणना, है ना, लोगों की गिनती कौन से साल में सबसे पहली बार हुई थी? तो बेसिकली सबसे पहली बार तो 1872 में हुई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1872। लेकिन कभी ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस, क्योंकि सेंसस क्या होता है? हर 10 साल में होती है, ठीक है, हर एक डिकेड में, ठीक है, हर 10 साल में एक बार जनगणना जो है वो की जाती है। तो रेगुलर मतलब ये 1881 की बात है जब से रेगुलर होने लगी थी, है ना। सबसे पहले 1872 में हुई, फिर वो मतलब ऐसा नहीं कि अब अगली 1882 में हुई हो, नहीं, उसके पहले 1882 के पहले 1881 में डिसाइड कर लिया था कि अब ये वाले साल से अपन ऐसा करते हैं कि अब जो जनगणना करेंगे वो हर 10 साल में एक बार करेंगे, जैसे हमेशा कैसे होती है ना। जैसे 1881 आपको याद होगा कि आप बहुत बार जनगणना जो है वो अकॉर्डिंग टू 2001, है ना, इन्फेंट्री रेट और लिटरेसी रेट, ये आप इन ईयर्स के हिसाब से पढ़ते हो आपकी बुक में भी, है
है ना। तो ये कैसे, हर 10 साल, यहाँ पे आप देखो ना 81, फिर 91 में हुई, है ना, फिर उसके बाद 2001 में हुई, फिर 2011, फिर 2021, ऐसे। तो हर 10 साल में जनगणना होती है। तो रेगुलर अगर हम बात करें तो वो 1881 से जो है वो शुरू हुई थी, सॉरी 1881 के बाद में जो है वो क्या आएगा 1891, है ना, फिर 1901, 1901, सॉरी 1000 क्या, 1901, फिर 1902, ऐसा समझ में आ रही है बात, है ना। 1902 नहीं, 1911, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर जब वो 1981 की बात आएगी, फिर 1991, फिर 2001, फिर उसके बाद 2011, ऐसा, है ना। तो इसके बाद से रेगुलर होने लगी। सबसे पहले 1872 में हुई थी, तो 1872 के हिसाब से अगली 1882 में होनी चाहिए, लेकिन 1872 में ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि अब अपन ऐसा करेंगे, है ना, कि हर 10 साल में सेंसस करेंगे। लेकिन 1872 के पहले यानी 1882 के पहले ही 1881 में ऐसा डिसाइड हुआ कि चलो अब रेगुलर करते हैं, है ना। तो इसके बाद फिर मतलब इसके बाद से जो जनगणना हुई उसमें कोई ब्रेक नहीं आया, हर 10 साल में जनगणना जो है वो होने लगी। क्लियर है, समझ में आया। बाकी पहली बार जो जनगणना की अगर बात होती है तो 1872 में ही हुई, लेकिन अगर रेगुलर सेंसस की बात करते हैं तो फिर आपको 1881 लिखना है। क्लियर। Who was elected the president of Indian National Congress in the Surat session 1907, famous for Surat split, है ना। 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था, जो कि फेमस था सूरत के स्प्लिट को लेकर, सूरत के डिवीजन को लेकर, उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ही वॉज डॉक्टर रश बिहारी घोष। ठीक है, रश बिहारी घोष जो है वो उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इनमें से कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ कानपुर सेशन 1925, तो शी वॉज सरोजिनी नायडू, मिस सरोजिनी नायडू, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत सारी बार पूछी जाती है। कॉटन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है। मतलब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज कैसी है, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ये इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है। शुगर का शुगर केन एग्रीकल्चर से आता है, कॉटन का कॉटन एग्रीकल्चर से आता है, जूट इंडस्ट्री का जूट एग्रीकल्चर से आता है ना। तो कॉटन भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना, है ही सही। तो हमको बताना है कि इनके जो रॉ मटेरियल है तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरिएशन में प्रोड्यूस होते हैं, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा, किसी स्टेट में बहुत कम, किसी स्टेट में इससे कम, ऐसा। तो हमको एक रो इसमें देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कैसे मिल सकता है कि कॉटन का सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि ऐसा इंडिया का स्टेट जहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा उगता है, वो है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और इसीलिए बॉम्बे में ही सबसे पहली कॉटन मिल भी प्रोड्यूस हुई थी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ना लगे, है ना। जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है वहीं पर उसकी मिल भी बनाई जाती है, यानी कि इंडस्ट्री भी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको महाराष्ट्र एक इसी में दिख रहा है, बाकी सब में तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक ही दिख रहा है ना। तो जाहिर सी बात है ये वाले ही हमारा राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, मतलब आपको एक कड़ी भी, कई बार ऐसा ऑप्शन में होता है कि एक कड़ी भी मिल जाती है ना, तो हमारा आंसर सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन, हमको जैसे अभी हमने कॉटन के लिए बताया ना, ऐसे इसमें हमको पल्सेस के लिए बताना है। ठीक है, तो पल्सेस में क्या है, पल्सेस सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है राजस्थान साइड, है ना। तो अब राजस्थान भी हमको यहाँ पे एक ही दिख रहा है ना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, और मध्य प्रदेश का भी आप याद रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पल्सेस ग्रो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से सही स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करो। दामोदर वैली मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हैज इंक्रीज द फ्लड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या फ्लड फ्रीक्वेंसी वेस्ट बंगाल की बढ़ गई है दामोदर वैली के कारण? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दामोदर वैली डायरेक्टली गोज टू बे ऑफ बंगाल। क्या दामोदर वैली जो रिवर है, सॉरी रिवर दामोदर जो है वो क्या डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जाती है? तो ऐसा है कि जाती तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं जाती। जो दामोदर रिवर है वो पहले हुगली से मिलती है। किससे मिलती है? हुगली रिवर से मिलती है, हावड़ा पे, है ना। हुगली रिवर से मिलती है, फिर हुगली रिवर जो है
है ना। हुगली रिवर से मिलती है दामोदर रिवर, फिर हुगली रिवर क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो दामोदर रिवर डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती। अगर ये हुगली रिवर से नहीं मिलती और सीधे बे ऑफ बंगाल से जाती तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन दामोदर रिवर क्या करती है, पहले हुगली रिवर से मिलती है फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बेनिफिट्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। बिल्कुल सही, क्योंकि ये यहीं पर बना हुआ है, वेस्ट बंगाल और झारखंड पे बना हुआ है और बेनिफिट करता है, इसीलिए तो बना था, है ना। तो ये काफी ज्यादा इसको बेनिफिट करता है ना। और रिवर सुबर्ण रेखा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर वैली, बिल्कुल भी नहीं। सुबर्ण रेखा की कुछ दूसरी ट्रिब्यूटरीज है और दामोदर वैली की कुछ दूसरी ट्रिब्यूटरीज है, तो रिवर सुबर्ण रेखा दामोदर वैली की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे एक रिवर जा रही है, अब इसमें से अगर ये ऐसी रिवर्स निकली हैं तो ये जो निकली हैं ये क्या कहलाएगी, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो रिवर सुबर्णा दामोदर वैली की ट्रिब्यूटरी नहीं है ना, मतलब दामोदर रिवर से नहीं निकली है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट असर्शन और रीजन करना है, फिर बताना है हमको, ऑप्शन टिक करने। तो असर्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द कोल ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इंडिया का जो अधिकतर कोल है यानी कोयला है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में है। तो ये तो जाहिर सी बात है, इंडिया का सबसे ज्यादा मात्रा में जो कोल है वो कहाँ कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अब रीजन इसका देख लेते हैं। तो रीजन ये बता रहे हैं कि कोल रिजर्व कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक होती है ना। अलग अलग रॉक हमने पढ़ी, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इग्निशियस, है ना। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक होगी वहीं पर ज्यादा कोल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सेडिमेंट्री की रॉक कैसी होती है, डिकम्पोजिशन से बनती है, और कोल भी कैसे बनता है, डिकम्पोज होके बनता है। इससे पहले पीट होता है, फिर पीट और प्रेस होता है। तो कौन कौन से अलग अलग तरीके के कोल बनते हैं ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइड, बहुत ही ज्यादा प्रेशर और हीट में एंथ्रोसाइड कोल बना हुआ आता है। याद है कि नहीं याद है। तो कोल किस में बनता है, सेडिमेंट्री रॉक में सबसे ज्यादा बनता है, जाहिर सी बात है। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं एरियाज में मिलती है, कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है वाकई में असर्शन को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, बिल्कुल सही। और बाकी भी पढ़ लेते हैं, एकदम पहले में टिक नहीं करते। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, नहीं, आर तो एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। नंदा देवी बायोस्फीयर इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में नंदा देवी बायोस्फीयर है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। काफी बड़ा बायोस्फीयर बना हुआ है उत्तराखंड वाले एरिया में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन द स्टेट, कौन से स्टेट में बाढ़ जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो लोकेटेड है। तो बाढ़ को आप ऐसे कर सकते हो, ये इसमें एक और, जैसे बाढ़ की स्पेलिंग है ना, इसके अंदर एक आई और ऐड कर दो, है ना। तो बिहार ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। और तो कोई सा भी स्टेट नहीं है जिसके अंदर बाढ़ में आई ऐड कर दो तो वो स्पेलिंग बन जाए, है ना। तो बाढ़ से बिहार आप याद कर सकते हो। तो कहाँ पर है ये, बिहार में है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम, आंसर इज ए करेक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इसमें से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। तो वीट का तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मेज में भी फर्स्ट तो नहीं है ना। राइस का भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मिल्क का जरूर फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। हमारे यहाँ गाय माता को पूजा जाता है और गाय माता को खिलाया भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा जाता है, जिससे वो अच्छी क्वालिटी का भी मिल्क प्रोड्यूस कर पाती हैं, है ना। और हम लोग सेवा भी करते हैं, घर में रखते हैं बिल्कुल गाय को, तो और गौशाला बनाते हैं बहुत सारी, उनका पूजन करते हैं। जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक हमको अच्छी क्वांटिटी का मिल्क तो मिलना ही मिलना है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कौन है, इंडिया है ना। ठीक है, तो मिल्क विल बी द राइट आंसर। ठीक, वीट और राइस में ध्यान रखना, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर मिल्स ऑफ बिहार आर प्रिंसिपली सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जैसे बिहार है, बिहार क्या है, स्टेट है। अब स्टेट के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं ना, है ना, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं बिहार के अंदर। तो अब कौन से जिलों में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं, तो बिहार के जो चंपारण का हिस्सा है, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, जैसे पूरा चंपारण है बिहार
है ना। अब बिहार के अंदर चंपारण है, अब चंपारण के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगा ना, तो जो ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा है वहां पर सबसे ज्यादा शुगर मिल्स देखने को मिलती हैं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा शुगर मिल्स जो है वो सेटअप है, ठीक है। वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। विच रो ऑफ द गिवन टेबल इज करेक्ट, इनमें से टेबल की कौन सी रो जो है वो करेक्ट है, ये हमको बताना है। तो मेजर पोर्ट और स्टेट दिए हुए हैं, ये कुछ पोर्ट हैं और ये कुछ स्टेट्स हैं, तो कौन सी किससे कनेक्ट होगी। कांडला पोर्ट कहाँ पे, तो कांडला पोर्ट तो गुजरात में है, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, तो ये तो करेक्ट नहीं हो जाएगी, है ना। मैंगलोर कर्नाटका, तो अब मैंगलोर कहाँ पे है, मतलब मैंगलोर को मैंने कैसे याद करवाया था, बैंगलोर से, और बैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका में, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। मार्मगांव गोवा में है, तो ये गलत, केरला में नहीं है। हल्दिया जो है वो उड़ीसा में नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मैंगलोर कहाँ पे आ जाएगा, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा स्टेट जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फेमस वेस्ट बंगाल ही होगा, और कॉटन जो है वो वहां पे महाराष्ट्र होगा, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जूट के लिए जो सॉइल प्रेफरेबल है वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में अच्छी है, और कॉटन के लिए जो सॉइल्स प्रेफरेबल है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अच्छी है ना। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉन्टोर लाइंस कनेक्ट द स्पॉट ऑफ इक्वल हाइट, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टोर लाइंस क्या करती है, इक्वल हाइट के स्पॉट्स को कनेक्ट करती है, इसलिए आप देखते हो कि कहीं पे ऊंची नीची ऐसी दिखेगी, लेकिन इक्वल वाले को कनेक्ट करेगी। समझ आ रही है बात, तो ये सही आंसर हमको दिख रहा है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। कॉन्टोर लाइंस हेल्प इन मेजरिंग हाइट ऑफ माउंटेन पीक, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और क्या ये ओशन करंट को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, नहीं। क्या ये रॉक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, नहीं। ये सिंपल क्या करती है, ये कनेक्ट करती हैं इक्वल हाइट के स्पॉट्स को। क्लियर। विच प्लेसेस वर फर्स्ट कनेक्टेड बाय रेलवेज इन इंडिया, इंडिया में जब पहली बार रेलवे लाइंस आई थी तो कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट किया था, तो ये आपको याद होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में भी, रेलवेज में आपने कहीं ना कहीं पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। मेरे को तभी से याद है, मतलब ये ठाणे और मुंबई को कनेक्ट किया था सबसे पहले। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन सबसे पहले ग्रीन झंडी दिखा के छोटे रास्ते तक उसी को चलाया था। मुंबई में आप बोरी बंदर वाला जो एरिया है वहां से शुरू हुआ था और थाने तक रेलवे लाइन जो है वो गई थी, ठीक है। तो मुंबई टू थाने आप इसको लिख सकते हो। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इनमें कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो हमने पढ़ा ना, इलेक्शन कमीशन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है और उसको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बनाता है, फिर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, जैसे सिंबल जो कि वहीं के उसी पार्टी के कैंडिडेट यूज कर सकते हैं इलेक्शन के समय पे। याद आया है ना, तो इलेक्शन कमीशन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो हमने सब पढ़ा है, ठीक है, फट आंसर सॉल्व हो रहे हैं। व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, वो ऐसा ग्रुप होता है जो कि अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहता है ना, अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहता है। इसके अंदर हमने बहुत सारे मतलब स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट ऐसे अलग अलग भी पढ़े थे, फिर मूवमेंट्स भी पढ़े थे, है ना। तो ये क्या है, ये अ ग्रुप स्ट्रगलिंग फॉर फुलफिलिंग इट्स ओन इंटरेस्ट, है ना। पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है और कोई प्राइवेट ग्रुप भी नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन क्या है। अपोजिशन की तरह रोल प्ले करती है, हाँ, जो हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, जो जीत जाती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और दोनों मिलकर करती है, इलेक्शन कंटेस्ट तो करती है। तो तीनों ही दिख रहे हैं, तीनों कहीं पे है क्या, हाँ है, 1 2 3 डी में, है ना। 1 2 3 क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following factors does affect the voting behavior of voters in India? इंडिया में जो वोटिंग बिहेवियर होता है वोटर्स का, मतलब वोट करने का जो तरीका होता है हमारे यहाँ के वोटर्स का, वो क्या चीज़ डिटरमाइन करती है ना। तो कास्ट, हाँ बिल्कुल, जाति के आधार पर भी वोटिंग हमने देखी है, रिलीजन के आधार पर भी वोटिंग देखी है, कॉन्स्टिट्यूशन और रीजन के आधार पर तो नहीं होती रीजन के आधार पर जुरिस्डिक्शन जरूर बने हुए लेकिन वोटिंग नहीं होती, है ना। तो आप इसके अंदर 1 और 2 सिलेक्ट कर सकते हो। 1 और 2 कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा बी वाला ऑप्शन, है ना। तो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इनमें से किसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई सामाजिक इंडिकेशन नहीं है कि इसको देख के पता चले कि हाँ ये एरिया पुअर है
है ना। तो लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स यानी कि जिससे आप आ जा सकते हो वो कम दिखे, क्या उससे पता चलता है? इलिटरेसी लेवल से पता चलता है। हाँ, इलिटरेसी लेवल से तो बिल्कुल पता चलता है कि गरीबी है, लोगों की अनपढ़ता दिखाती है कि वहाँ पे गरीबी है ना, क्योंकि पैसा होगा तो एजुकेशन दिखेगी। एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, बिल्कुल सही, हाँ, है ना। और जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण भी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण भी, भाई जहाँ जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी रहेगी, जहाँ पर पढ़ाई की कमी रहेगी, जहाँ पर हेल्थ केयर की कमी रहेगी, वहाँ से हमको पता चल रही है। और कहाँ पर कम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे क्या फ़र्क पड़ना है। कई बार जहाँ पर लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि एक अकेले बड़ी सी कार में एक अकेले बंदा बैठ के थोड़ी दूर पे जा रहा है तो वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है, ट्रैफिक ही बढ़ा रहा है, इससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, है ना। तो ये तो इवन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कहीं हद तक समझदारी को दिखाता है, ना कि पावर्टी को, है ना। समझ में आया? आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हाँ, इससे पता चलता है कि लोगों के पास पैसा नहीं इसलिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं खरीदे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो 3 है ये मोस्ट हमको दिख रहे हैं और नॉट कंसिडर्ड में हमको ये लग रहा है। रेलेवेंट आंसर हमको निकालना है, क्लियर। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। द बेस्ट इंडेक्स टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, इनमें से किसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं? इकोनॉमिक मतलब पैसा, है ना। तो इकोनॉमी कैसे बढ़ी है? तो जितना ज़्यादा पैसा होगा हर बंदे के पास में, है ना, उतना ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन करेगा, अपना पैसा एक्सचेंज करेगा लोगों से, ये खरीदा, इससे दिया, तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा एक्सचेंज होगा, एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ में जाएगा। तो जब जितना ज़्यादा पैसा एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो आंसर क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब हर बंदे की इनकम डिटरमाइन करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है देश का। समझ में आई बात? आंसर विल बी पर कैपिटा इनकम। व्हेन डिड द कोऑपरेटिव बिगिन्स इन इंडिया? इंडिया में कोऑपरेटिव्स कब शुरू हुए? कोऑपरेटिव्स क्या? वो जो गाँव में फार्मर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ना, जिसमें वो अपनी सेविंग्स इकट्ठी करते हैं, फिर उससे बीज वगैरह भी खरीदते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स भी खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स भी खरीदते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे बैंक से लोन भी ले लेते हैं। पढ़ा ना हमने, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा था एक, और एक कोऑपरेटिव्स पढ़ा था, है ना। तो ये कोऑपरेटिव वाला सिस्टम इंडिया में कब शुरू हुआ? तो इट स्टार्टेड अराउंड 1904, ठीक है। 1904 में इंडिया में कोऑपरेटिव्स शुरू हो गए थे, इसके पहले नहीं थे, ठीक है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट इन बिहार इनकम? बिहार की इनकम में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो बिहार की इनकम में 80% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। किससे आती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, जो कि नेशनल अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल है नेशनल लेवल पे भी उससे भी ज़्यादा है ना। तो बिहार की इनकम, बिहार में अधिकतर लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ की इनकम जो है वो 80% एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। गवर्नमेंट जो बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रिमूव करती, सेट नहीं करती, रिमूव करती है ना। जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, कितना टैक्स बढ़ा दिया, और इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को अगर हटा देती हैं, खत्म कर देती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। ट्रेड को लिबरलाइज करना। पढ़ा है हमने 10th में बहुत अच्छे से, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है सब कुछ, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है ना। देखो इतने ईजी क्वेश्चन थे और मोस्टली आपके किताब के थे और हमारे वीडियोस के थे, तो हमने फट फट से सॉल्व कर लिए। अब मान लो इनमें से कुछ आपको नहीं बने हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में रख लेना, अगली बार कहीं पे दिखे तो आंसर टिक करना आना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे PYQs हम लोग करेंगे, अच्छे से एनर्जी से सुनते रहना, समझते रहना, आसपास की स्टोरी याद रखना, तो वैलिड स्टोरीज आपको याद रहेगी। इसलिए मैं क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको आसपास की कहानी भी सुनाती रहती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आंसर रटते रहें, हमको समझ में भी आए कि आंसर हम क्यों टिक कर रहे हैं, है ना। उनसे जैसे हिबिस कॉर्पस की ईयर्स की बात की तो वो क्या होता है ये भी सब समझा दिया, ठीक है। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, NTSC, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से चीज़ों को दिमाग में रखो। मिलते हैं अगले वीडियो।